तो जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो देश का मुख्य केंद्रीय बैंक है। अर्थात ये देश का मुख्य केंद्रीय बैंक होने का मात्र कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था में ये मौद्रिक नीति से संबंधित सभी कार्यवाही इसी बैंक द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना देश में हुई थी, ये 1934 में एक एक्ट बनाया गया था, जो बैंकिंग अधिनियम एक्ट बनाया गया था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी। सन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो बैंकिंग एक्ट बना था वो आपका बना था 1934 में। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर देंगे 1935 में। एंड इसका एक्ट कब बना था, तो इसका जो आंसर होगा वो 1934 में इसका एक्ट बना और वास्तव में ये वर्क करना चालू किया 1935, यानी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी से आरबीआई की स्थापना हो गई थी और ये आरबीआई हमारा जो था वो मुख्य बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। इस बैंक की स्थापना के लिए जो हमारे पास कमीशन बनाए गए थे, वो जो समिति थी जिसने इसका रिकमेंडेशन किया था, उसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन यानी जो हिल्टन यंग आयोग था, इसकी संस्तुतियों के परिणाम स्वरूप हमारे आरबीआई की स्थापना की गई। तो इस प्रकार जो आरबीआई था वो 1 अप्रैल 1935 से हमारे पास हमारे समक्ष आया और वहां से इसने कंटिन्यू काम करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे पास था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का मुख्य तथा केंद्रीय बैंक के रूप में हमारे सामने आया और वो वर्क करना चालू किया। अब इसकी जो पूंजी थी, इसकी वर्तमान पूंजी जो है वो 5 करोड़ रुपया है। 5 करोड़ रुपए वर्तमान में इसकी पूंजी है और जो 100 रुपए वाले 5 लाख अंश शेयरों में विभाजित किया गया है। 100 रुपए के 5 लाख अंश या शेयर जो कहते हैं उसमें इसको डिवाइड किया गया है। इसका जो प्रबंधन होता है, इसका एक सेंट्रल बोर्ड होता है। सेंट्रल बोर्ड के माध्यम से इसका जो होता है ऑपरेट किया जाता है और जिसमें क्या कहते हैं सेंट्रल बोर्ड में 20 सदस्य होते हैं। नंबर ऑफ द मेंबर्स कितने होते हैं? 20 मेंबर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड में 20 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक गवर्नर होगा। एक गवर्नर होता है और बाकी 4 आपके क्या होंगे? डिप्टी गवर्नर होंगे। डिप्टी गवर्नर होंगे। तो बाकी 4 आपके एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी भी होगा और 10 संचालक होंगे। तो इस प्रकार क्या कहते हैं एक बोर्ड बनाया जाता है। इसमें अदर मेंबर भी रखते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो गवर्नर की और डिप्टी गवर्नर की मुख्य भूमिका होती है। तो इस प्रकार, और एक आपका मैंने वर्ड नाम लिया वित्तीय, जो आपका वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा भी एक व्यक्ति नाम मनोनीत किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय जो होता है, ये आपका जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये देश में जितनी राजकोषीय नीति होती है, यानी टैक्सेशन से पॉलिसी, एक्सपेंडिचर से संबंधित पॉलिसी, ये सारी बनाती है। तो अगर आपके देश में लोचशील मौद्रिक पॉलिसी है और उधर टैक्सेशन पॉलिसी मौद्रिक पॉलिसी के साथ समायोजित नहीं हो रही है, तो देश का विकास प्रभावित हो जाएगा। एक तरफ तो आप अर्थव्यवस्था में मुद्रा को फैलाना चाहते हैं, इनसे कहा था कि अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा मनी दे दीजिए तो इन्फ्लेशन फैलेगा। वहीं अगर वित्त मंत्रालय उधर टैक्स का रेट बढ़ा दे, ये टैक्स रेट बढ़ा दे, तो मौद्रिक पॉलिसी ऑटोमेटिक वर्क करना बंद कर देगी। तो एक प्रकार का समायोजन किसके बीच होना अनिवार्य है? समायोजन जो है वो वास्तव में आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्त मंत्रालय फाइनेंस कमीशन के साथ जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है।
अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोचशील मौद्रिक नीति अपनाता है, लोचशील मौद्रिक नीति का तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों को कम करके अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा मुद्रा की पूर्ति को करना चाहता है, ताकि अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथ में क्रय शक्ति ज्यादा हो जाए, और क्रय शक्ति ज्यादा हो तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के सिम्टम्स आ जाए, यानी क्या कहते हैं मुद्रा स्फीति के सिम्टम्स आ जाए, ताकि इस स्फीति से प्रभावित होकर निवेशक निवेश करना लगे। तो अगर आरबीआई चाहता है कि वो निवेश वाला माहौल बनाना चाहता है, निवेश वाला माहौल बनाने के लिए वो लगातार लोचशील मौद्रिक नीति का अनुपालन करता है। तो लोचशील मौद्रिक नीति का अनुपालन करने के परिणाम स्वरूप अगर फाइनेंस कमीशन ने टैक्स में बढ़ोतरी कर दिया, तो अगर ये ब्याज की दरें कम कर रहा है रिजर्व बैंक और फाइनेंस कमीशन जो वित्त मंत्रालय होता है वो टैक्स बढ़ा दे, तो शायद आरबीआई की जो मंशा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है, वो सफल नहीं होगा। इसलिए आरबीआई जो एक प्रकार से ऑटोनोमस बॉडी है, नॉट गवर्नमेंट बॉडी, याद रखना नॉट गवर्नमेंट बॉडी। सबको लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी नहीं, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई में एक सदस्य जो होता है मनोनीत होता है, उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कहां से फाइनेंस कमीशन से नियुक्त होता है, और वो व्यक्ति क्या करता है इन दोनों की नीतियों के बीच में अगर इसकी कोई नीति है तो फाइनेंस कमीशन से कहता है कि आप सपोर्ट करो। अगर ये लोचशील मौद्रिक नीति को अपनाता है, ब्याज की दरें कम करता है, तो फाइनेंस कमीशन भी टैक्स रेट नहीं बढ़ाएगा। तभी अगर ये हार्ड कठोर मौद्रिक नीति अपनाता है, कौन? आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति अपनाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा करना चाहता है ताकि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति कम हो, तो उधर फाइनेंस कमीशन भी टैक्स बढ़ा देगा। तो ये पॉलिसी दोनों एक साथ काम करेंगी और तेज इकोनॉमी में काम करेगी, लोगों के हाथ की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आरबीआई फाइनेंस कमीशन के साथ मिलकर के अपने उद्देश्यों को अंजाम देता है। और अगर लोचशील मौद्रिक नीति है तो इधर आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करता है तो उधर क्या करता है फाइनेंस कमीशन भी टैक्स में छूट देना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार आरबीआई तथा फाइनेंस कमीशन एक प्रकार से बैलेंस बना करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा अपने साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आरबीआई का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए फाइनेंस कमीशन की सहमति होना बहुत अधिक आवश्यक हो जाती है, और फाइनेंस कमीशन इसमें अपना सहयोग प्रदान करने लगता है। तो इस प्रकार आरबीआई केवल मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी या घटोतरी या कमी करके जो उसका मुख्य टूल्स है ब्याज की दर मुख्य इसका जो आपका औजार है, इसके माध्यम से मुद्रा की पूर्ति की कमी या वृद्धि करके इकोनॉमी को दिशा निर्देश करता है। ये आप याद रखिएगा। तो फाइनली क्या निकला कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक होता है, और ये मौद्रिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था की दशा तथा दिशा को निर्धारित करता है, अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट के एजेंडे पे लाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था को वास्तव में जो इसका अर्थव्यवस्था में जो फ्लो है, जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है, उसको डिटर्मिनेशन करने में जो मौद्रिक नीति का जो संभव प्रयास होता है, वो सभी आरबीआई अपनी इस मौद्रिक नीति के माध्यम से संपन्न करता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मौद्रिक नीति जो होती है, जो आरबीआई द्वारा होती है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित की जाती है, वो मुद्रा के पूर्ति तथा कमी के द्वारा अर्थव्यवस्था की दिशा को निर्धारित किया जाता है। इसलिए इसमें केवल मौद्रिक पहलू को ही देखा जाता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी या मुद्रा की मात्रा में कमी, जिसका माध्यम है ब्याज की दर, इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में निर्धारित करता है। ठीक है, तो आरबीआई आपका ये पॉइंट समझ में आ गया कि मौद्रिक नीति जो होती है वो आरबीआई
गवर्नर ही अपना जारी करते हैं और साथ ही साथ इसमें वित्त मंत्रालय की सहमति होना अनिवार्य हो जाती है। अगर वित्त मंत्रालय सहमति नहीं है तो आरबीआई के द्वारा जो भी मंशा से मौद्रिक नीति अपनाई जाती है उसकी सफलता में प्रश्न चिन्ह लगना अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य रोल यहाँ पर आ जाता है। अब दूसरी बात होती है बैंक के कार्यालय। बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो बैंक जो आरबीआई का जो हेड ऑफिस है, आरबीआई कहाँ से संचालित होती है? तो लोगों को वो मोस्ट आप लोगों को लगता है कि फाइनेंस कमीशन दिल्ली में तो आरबीआई भी दिल्ली में होगा। नहीं, आरबीआई दिल्ली में नहीं है। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। जो इसका मेन कार्यालय है मुंबई से ये मौद्रिक नीति को संचालित करता है। ठीक है, हाँ, इसके ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है लेकिन इसका जो कोर ऑफिस है, जो मुख्य ऑफिस है, ये मुंबई में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर फाइनेंस कमीशन आपका दिल्ली में है, फाइनेंस कमीशन, और आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। तो देखिए कितनी दूर दूर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के जो पॉलिसी होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको ये लोग एक साथ लेकर के काम करते हैं। इसके अलावा इसके अन्य कार्यालय जो है, जो जिसको कहते हैं मुख्य कार्यालय तो मुंबई में है, अन्य कार्यालय में आपके नई दिल्ली में कार्यालय मिलेंगे इसके अन्य कार्यालय। दूसरा इसके आपके मिलेंगे कोलकाता में, मतलब जितने आपके ये जो मेट्रोपोलिटन सिटी है, चारों मेट्रोपोलिटन सिटी आपका नई दिल्ली, चेन्नई, आपका कोलकाता, आपका इन पे इसके अदर ब्रांच जो है, वो अदर कार्यालय जो है वो स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य कुछ मुख्य सिटी है, जैसे आपका नागपुर है, कानपुर है, जयपुर है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, पटना है, यहाँ पर भी इसके कार्यालय खोले गए हैं। तो इस प्रकार ये बैंक के कार्यालयों के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब क्या होता है, बैंक के विभाग, बैंक कितने विभाग में डिवाइड किया जाता है? बैंक के विभाग, क्योंकि देखिए बैंक क्या होता है, एक बैंक का पूरे देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, बैंकों को ऑपरेट करता है, जितने अर्थव्यवस्था में बैंक चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह कोई फ्रॉड ना होने पाए तो इसके कई विभाग है। जैसे आपका पहला विभाग आता है सेक्रेटरी कार्यालय, सेक्रेटरी कार्यालय, सेक्रेटरी कार्यालय। दूसरा इनका मुख्य विभाग आ जाता है चीफ अकाउंटेंट कार्यालय, चीफ अकाउंटेंट कार्यालय। तीसरा आपका आ जाता है वित्तीय विभाग, तो वित्तीय विभाग। चौथा इनका कार्यालय आपका आ जाता है कानूनी विभाग, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कानूनी विभाग उसको हैंडल करता है, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट। पांचवा इनका पार्ट हो जाता बैंकिंग कार्यकलाप विभाग, बैंकिंग कार्यकलाप विभाग। तो ठीक है, तो इस प्रकार करके बैंकिंग विकास विभाग, कृषि साख विभाग, एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट इनके द्वारा ओपन किया गया है। औद्योगिक वित्त विभाग, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस देने के लिए एक अलग से विभाग खोला गया है। वित्तीय विनिमय नियंत्रण विभाग, जो विदेश से हम पूंजी पाते हैं, विदेश से मुद्रा पाते हैं, उसके विनिमय दर को निर्धारण करने के लिए एक अलग से विभाग खोला गया है। अनुसंधान एवं सांख्यिकी, इनके द्वारा जो डेटा आता है उस डेटा को पब्लिश करने के लिए, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए भी एक अलग से विभाग होता है कि जो उनकी मौद्रिक नीति जारी की जा रही है, क्या ये मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में सफल है, इसकी सफलता के लिए भी इनके द्वारा जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, उन डेटा को प्रोसेस किया जाता और उसके आधार पर अनुसंधान किया जाता। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आप साइट खोलेंगे तो उसमें हिंदी एंड इंग्लिश में इनकी रिपोर्ट्स, जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, जो मुद्रा स्फीति से संबंधित इनकी जो नीतियां होती हैं, उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इनके रिसर्च पेपर्स लगाए जाते हैं। अगर आपको कहीं पढ़ना है, एथेंटिक नीति पढ़ना है, आपको देखना कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को निर्धारित कर रहा है, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्ट साइट पर जाइए और वहां पर आपको अनुसंधान या डेटा सेक्शन पे चले जाइए। आपको इनकी पूरी रिपोर्ट, आपको हिंदी में अगर पसंद है तो हिंदी में पढ़िए, और इंग्लिश में पसंद है तो इंग्लिश में पढ़िए, और बहुत इजी गोइंग लैंग्वेज पे पब्लिश किया जाता है, ताकि एक देश का आम नागरिक
उनकी नीतियों को समझ सके और कि वो किस उद्देश्य के लिए ऐसे कार्यक्रम को अपना रहे हैं। तो ये मैंने अभी आपको मोटा मोटा बताया आरबीआई क्या है। तो आरबीआई का जो अगर मैं ब्रीफिंग कर दूं यहाँ पर, तो आरबीआई जो है वास्तव में इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में इसके लिए हिल्टन यंग कमीशन ने आयोग ने क्या किया, इसको रिकमेंडेड किया, एक्ट बना तथा आरबीआई 1935 से भारत में काम कर रहा है। 1 अप्रैल 1935 से भारत में काम कर रहा है। ठीक है। आरबीआई का मुख्य दायित्व होता है वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर के मौद्रिक पूर्ति के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना और क्या करता, इम्प्लीमेंट करना, अर्थव्यवस्था में लगाना। तो आरबीआई का मुख्य रोल हो जाता है मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था की दशा तथा दिशा को निर्धारित करना। और इसका मुख्य पहलू होता है ब्याज की दरों के माध्यम से, ये डायरेक्ट किसी को न पैसा देता न लेता, बस ब्याज की दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को घटाना। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक यानी इसका मुख्य पहलू है मुद्रा की पूर्ति तथा कमी के माध्यम से अर्थव्यवस्था की दशा तथा दिशा को निर्धारण करने का मुख्य कार्य होता है। साथ ही साथ इसका जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस आपका मुंबई में है और सब ऑफिस आपके बड़े बड़े सिटीज में स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास आरबीआई होता है वो पूरे देश में मुद्रा की पूर्ति में क्या करता है, एक रूपता बनाए रखता है और पूरे देश के जो कार्यालय है उसके माध्यम से ये संचालित करता है। इसके अलावा इसके जो कार्यालय है वो कई डिपार्टमेंट अलग अलग खोले गए हैं और इनका एक अलग से सेक्शन दे दिया जाता है, वहीं पर ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब इनके आरबीआई के जो मुख्य कार्य हैं, आइए हम उन मुख्य कार्यों पर चर्चा करते हैं। तो इसके मुख्य कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय बैंकिंग कार्य, दूसरा होता है साधारण कार्य। पहला होता है केंद्रीय बैंकिंग कार्य और दूसरा होता है साधारण कार्य। तो पहले हम देखते हैं केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अंतर्गत देखते हैं। हाँ, सबसे पहले आरबीआई का जो कार्य होता है वो नोटों का निर्गमन करना होता है। नोटों का निर्गमन करना केंद्रीय बैंक द्वारा एक प्रकार से एक ही बैंक द्वारा किया जाता है, जो आरबीआई द्वारा किया जाता है, ताकि देश में नोटों में समानता समान रहे और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह पता चल जाए कि अर्थव्यवस्था में कितने नोट सर्कुलेशन में हैं। अगर एक बैंक नहीं जारी करेगा, अन्य बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई, क्योंकि मुद्रा की सप्लाई तथा कमी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को निर्धारित करती है, तो ये एक प्रकार का टेढ़ा कार्य हो जाएगा जब एक से अधिक बैंक हो जाएंगे। तो नोटों के निर्गमन का एकाधिकार, आप अगर कहेंगे अगर मोनोपोली कोई है तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन भारत सरकार करती है, ठीक है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब वर्ड ध्यान से देख लेना, 1 रुपए के नोट तथा जितने क्वाइंस आपके आते हैं ये आपके भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा नोटेबल पॉइंट है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा शेष नोट जो अन्य नोट हैं, जैसे 2 रुपए के नोट से लेकर के 5 रुपए, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का भी अब जुड़ गया ना, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट तथा 1000 का काट करके 2000 कर देते हैं, 1000 तो अभी बंद चल रहा है, 2000 रुपए वाले नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो 1 रुपए के नोट तथा सिक्के भी चलन में रिजर्व बैंक द्वारा डाले जाते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि इसके द्वारा निर्गमन होता, निर्गमन एंड डाला जाना दोनों अलग अलग बात है। निर्गमन का मतलब जारी करना, कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों को जारी करता, निर्गमन करता है, आरबीआई उसको सर्कुलेशन में डालता है। तो आरबीआई को इसलिए दिया जाता है ताकि मुद्रा की पूर्ति में विषय में उसको पूरा डेटा प्रॉपरली हो कि मैंने अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा की पूर्ति करके रखी है। अगर इन्फ्लेशन फैलता है तो मुद्रा की पूर्ति में कमी करेगा। तो इस प्रकार भारत सरकार
क्या करता है, 1 रुपए का नोट तथा जितने कॉइन्स होते हैं वो जारी करता है। शेष नोट, आप याद रखना नोट, अब ये नहीं आप कह दोगे कि 10 रुपए का सर नोट कौन जारी करता है, तो आप बोलोगे आरबीआई। सिक्का कौन जारी करता है, भारत सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नोटों के निर्गमन का एक अधिकार है तथा सिक्कों का एक अधिकार भारत सरकार के पास है। इस प्रकार देश में मुद्रा के चलन पर आरबीआई का नियंत्रण रहता है। आरबीआई जब चाहे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दे और जब चाहे मुद्रा की पूर्ति में कमी कर दे। जो अर्थव्यवस्था की मौद्रिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यस्त एवं शिथिल व्यस्त एवं शिथिल, ठीक है, बिजी एंड स्लैक सीजन में साख चलन का नियमन करते हैं। यानी आपको वही व्यस्त, कठोर, आपका शिथिल, इजी। तो यानी जब अर्थव्यवस्था में जैसी आवश्यकता होती है मुद्रा की, उसके अनुरूप व्यस्त तथा शिथिल, बिजी एंड स्लैक सीजन में साख तथा चलन का नियमन करते हैं। तो साख और चलन का नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है और मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की आवश्यकता है तो इन्फ्लेशन की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। ठीक है, आपको मैं एक डेटा बता दूं, बड़ा सरप्राइजिंग डेटा होगा। जब भारत में मौद्रिक चलन की नीतियों को देखा गया तो भारत में 1 जून कभी भी से लेकर के आपका लगभग 30 मार्च तक मुद्रा की चलन गति ज्यादा पाई गई। मुद्रा की चलन गति ज्यादा पाई जाती है। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर के आपका 30 जून तक, सॉरी ये आपका 1 जुलाई है, यहाँ पे ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई से लेकर के 30 मार्च तक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चलन ज्यादा होती है, इसलिए मुद्रा पूर्ति का डेटा ज्यादा आता है। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक मुद्रा की चलन गति कम पाई जाती है। अर्थात चलन गति का तात्पर्य होता है एक हाथ से मुद्रा दूसरे हाथ में चलने की दर। मान लीजिए ए व्यक्ति ने 100 का नोट है, उसने बी व्यक्ति को दिया, बी ने सी को दिया, तो इस प्रकार 1 वर्ष में कितने हाथों से मुद्रा होकर के गुजरती है, वो हर बार 100 रुपए का काम करती चली जाएगी। तो मुझे अगर डेटा पता करना है कि मुद्रा की पूर्ति कितनी हुई, तो अगर 100 का नोट 10 लोगों से पूरे साल में गुजरता है तो मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी, 1000। लेकिन अगर ये जो 1 अप्रैल और 30 जून के मध्य जब मुद्रा की चलन गति निकाली गई तो इसमें स्पीड इसकी अपेक्षा कम थी। अगर यहाँ 10 लोगों के हाथ से गुजरती थी तो यहाँ पर 100 का नोट मात्र 8 लोगों के हाथ से ही गुजरता था। अर्थात पूरे इतने दिनों में 800 लोगों द्वारा 800 रुपए का कार्य इसने किया था। तो इस प्रकार की मुद्रा की जो चलन गति होती है वो मुद्रा पूर्ति में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, अगर चलन गति ज्यादा है, ज्यादा लोगों के हाथ से गुजरेगी तो याद रखना मुद्रा की पूर्ति भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कम लोगों के हाथ से गुजरेगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आरबीआई क्या करता है, ये डेटा अपने पास रखता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितनी है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में नोटों की पूर्ति के अलावा अर्थव्यवस्था में चलन गति, इन दोनों के गुणनफल द्वारा निर्धारित होता है। तो अगर नोटों की पूर्ति आरबीआई नहीं भी करती है और अर्थव्यवस्था में चलन गति ज्यादा हो जाती है तो चलन गति अधिक हो जाने के परिणाम स्वरूप भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो आरबीआई इन सब पर निगाह रखता है कि मेरे नोट की पूर्ति के द्वारा अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन फैला है कि अर्थव्यवस्था में चलन गति बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन फैला है, तो उस पर निगाह रखती है। तो उसके अनुरूप भी नोटों की संख्या कम या अधिक किया जा सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत नोटों का निर्गमन करती है।
अब आपने कहा कि सर कीन्स की तरह, जैसे कीन्स ने 1930 की, जब 1929 और 30 में महान मंदी आई थी, तो उसने गड्ढा खोदने के पूर्व कीन्स बैठे कोषागार में और नोट छाप करके ले आए। तो क्या आप भी भारत में नहीं ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हमारी मुद्रा पर विश्वास समाप्त हो जाएगा। तो नोट पहले अनुपातिक प्रणाली चलता था, जिस अनुपात पर हमारे आरबीआई में गोल्ड रखा जाता था उसी अनुपात में आप नोट छाप सकते थे। बाद में नोट की आवश्यकता अधिक पड़ गई और गोल्ड हमारे पास नहीं रह गया। तो क्या किया जाए? तो वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है। न्यूनतम कोष प्रणाली को का तात्पर्य होता है कि एक न्यूनतम कोष आरबीआई के पास हरदम उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और ये न्यूनतम कोष कितना है? 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए से अब ये पूंजी नीचे नहीं होगी, और अगर 200 करोड़ रुपए की पूंजी है तो आरबीआई, ठीक है, 200 करोड़ रुपए की पूंजी में, जिसमें से विदेशी प्रतिभूतियां एवं स्वर्ण 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण आपके रखना अनिवार्य है, तथा 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों को रखना अनिवार्य है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा गया कि वर्तमान में कौन सी प्रणाली भारत में अपनाई गई है? अनुपातिक प्रणाली जो पहले चलती थी, जिस अनुपात में आप गोल्ड रखोगे उसी अनुपात में नोट छाप सकते हो, लेकिन भारत में वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई है। एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया भारत में आरबीआई कौन सी प्रणाली को एक्सेप्ट कर रहा है? तो आप बताएंगे न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना रहा है। न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत भारत सरकार ने कितना वास्तव में कोष रखा है? तो आप बोलेंगे हमारे पास 200 करोड़ रुपए का कोष रखा गया है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड आपको रखना अनिवार्य है, प्लस आपको 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य है, ठीक है। विदेशी प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य, प्रतिभूतियों को हम बाद में डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, हम डिस्कशन के टाइम इसको और डिफाइन करेंगे। तो विदेशी प्रतिभूतियां 115 करोड़ रुपए का गोल्ड तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां अगर आपके पास है तो आप कितना भी नोट छाप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्स में ये रेशियो बड़ा पूछा गया और बच्चे अधिकतर मैंने देखा गलत किए हैं। कभी 115 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां लिखाए हैं, 85 करोड़ रुपए का गोल्ड लिख करके आए हैं। कभी क्या करते हैं, दोनों को एक ही अमाउंट कर दिए हैं। तो ये आप डेटा जरूर याद रखना, 115 करोड़ रुपए और 85 करोड़ रुपए, ये डेटा सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, भारत में कौन सी कहते हैं प्रणाली काम करती है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली भारत में काम करती है, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप कितना भी नोट छाप सकते हो। 115 करोड़ रुपए का आपको गोल्ड होना आपके कोष में आवश्यक है, आरबीआई के कोष में, तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां होना अनिवार्य है। यही न्यूनतम कोष प्रणाली के सबसे बड़ी टर्म एंड कंडीशंस है। ओके, तो धरोहर के रूप में रख करके आवश्यकता अनुसार नोटों का निर्गमन किया जा सकता है। तो पहले अनुपातिक प्रणाली था, अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत जितने का आप गोल्ड रखोगे उसी के रेशियो में आप क्या कर सकते हो, नोट छाप सकते हो। भारत में गोल्ड की क्राइसिस हो गई, तो यानी जब गोल्ड नहीं है तो नोट नहीं छपेंगे, नोट नहीं छपेंगे तो आरबीआई बेसहारा हो गया था, इसलिए हमने अपने सिस्टम को चेंज किया। दूसरा जो आरबीआई का मुख्य कार्य होता है, सरकार का बैंकर होता है, ठीक है। आरबीआई भारत के केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंक प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। सरकार का बैंक क्या है? सरकार जितनी भी आपके पास सरकारी एंटरप्रेन्योर से इनकम आती है वो आरबीआई में जमा करता है, जिस पर आरबीआई ब्याज देगा कि नहीं देगा? तो आंसर है ब्याज आरबीआई सरकार को नहीं देती। अरे भाई, सरकार का ही बैंक है तो सरकार को क्या ब्याज देगी? तो जैसे रेलवे से मान लीजिए जितना पैसा आया वो आरबीआई में एक बार रखा गया, तो जितने सरकारी उपक्रम होते हैं उनसे प्राप्त पैसे को आरबीआई में रखा जाता है। जो आपने कोषागार का नाम सुना होगा ना, जो कोषागार इसी से इंटरलिंक होते हैं। तो ये सरकार का बैंक है, सरकार जो जितनी मुद्रा प्राप्त करती है वो आरबीआई में रखती है, और जितनी मुद्रा रिलीज करती है वो आरबीआई से लेकर के ही रिलीज करती है। तो इस प्रकार आरबीआई जो होता है वो सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, प्रतिनिधि है। अगर कहीं पर देश में मौद्रिक नीति से संबंधित कोई भी एजेंडा आता, बात आती है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव
आरबीआई का जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है वो आरबीआई ही बन करके जाता है कि अगर सरकार की तरफ से मौद्रिक नीति की सफलता असफलता इन्फ्लेशन को लेकर के कोई भी वक्तव्य देना होगा तो सरकार का बैंकर के नाते आरबीआई का एक अधिकारी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि काम करेगा एवं एडवाइजर होता, सारे बैंकों को ये एडवाइज करता। देश की में अगर वित्त मंत्रालय में कोई पॉलिसी बनाई जाती तो पॉलिसी बनाने में आरबीआई क्या करता, अपना एडवाइज जारी करता। बट एडवाइज कंपलसरी नहीं होता है, आप जानते हो कि परामर्श केवल परामर्श होता है, उसको कोई भी अन्य मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। तो परामर्शदाता के रूप में कार्य करता। ये बैंक केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की समस्त आय जमा करती है। ये बैंक केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितनी इनकम जनरेट होती है उन सबको कहां पे जमा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि इसमें कोई पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता ना, पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता, आप या हम लोग इस पे अकाउंट नहीं खुला सकते। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना अकाउंट नहीं खुला सकता। इसमें गवर्नमेंट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके अकाउंट्स होते हैं। ये का बात कंफर्म हो जाती कि ये सरकार का बैंक है और सरकार की जमा निधियों को अपने पास स्वीकार करता और सरकार को वापस इन निधियों को देता, जिसके बदले में ब्याज नहीं देता। ठीक है, आरबीआई ब्याज को पेड नहीं करता है, व्ययों का भुगतान करता है, सार्वजनिक ऋण तक की व्यवस्था करता है। अगर गवर्नमेंट को कहीं आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करना है तो आरबीआई लोन भी देता है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आरबीआई लोन का काम भी कर देता है कि चलिए अच्छा आप हमसे पब्लिक डेप्ट ले लीजिए। दो प्रकार का डेप्ट होता है, एक होता है प्राइवेट डेप्ट, एक होता है पब्लिक डेप्ट। जब हम पूरे समाज के कल्याण के लिए लोन लेता है कोई भी मुख्यमंत्री या ठीक है वो, तो मुख्यमंत्री जब लोन लेते हैं, जैसे मुख्यमंत्री साहब आपके यहाँ उत्तराखंड का या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर लोन लेते हैं तो ये पब्लिक डेप्ट कहलाया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था में लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। और एक होता है प्राइवेट डेप्ट, तो प्राइवेट डेप्ट आरबीआई नहीं जारी करता, किसी निजी व्यक्ति को ये लोन नहीं देता। जैसे कि आप आरबीआई से जैसे आप एसबीआई से लोन ले आते हो अपना निजी, तो आरबीआई केवल पब्लिक डेप्ट जारी करता, प्राइवेट डेप्ट जारी नहीं करता है, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। रिजर्व बैंक केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा सरकारी खाते में आयात किए गए माल के भुगतान हेतु विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करता है। मान लीजिए मैंने अमेरिका से, आपने यूएसए से, मान लीजिए मैंने क्या किया, पेन मंगवाया, तो अमेरिका क्या कहता, मैंने मंगवाया है, आयात किया, तो अमेरिका यूएसए कहता है कि मुझे डॉलर में आप पेमेंट करो। अब मान लीजिए मैंने पर्सनली मंगवाया है, ठीक है, तो पर्सनली तो मेरे पास अगर फॉरेन करेंसी है तो मैं दूंगा। तो अगर राज्य सरकार, मैं आपको बोल रहा हूं राज्य सरकार द्वारा सरकारी खाते में आयात किए जाते हैं, अगर राज्य सरकार ने कहा कि नहीं मुझे, जैसे अभी आपने देखा होगा ऑक्सीजन कंटेनर आए थे, ठीक है, एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन कंटेनर आए थे, अगर मान लो उनको हमको आयात करना पड़ता, मान लो हम कहीं आयात करते, वास्तव में लोगों ने हेल्प किया विदेश के देशों ने, तो हमको विदेशी मुद्रा का भुगतान नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन आपके कंसंट्रेटर हमको लेने पड़े फ्यूचर में, तो ये इसके लिए यूएसए कहेगा हमको डॉलर दो, और डॉलर क्या होता है, आरबीआई के पास कलेक्ट किए जाते हैं, तो आरबीआई अपने पास से इसका भुगतान डॉलर में कर देगा और रुपीज के रूप में सरकार से ले लेगा। तो आरबीआई क्या करता, आयात तथा निर्यात, जितना भारत में निर्यात होता है, निर्यात के बाद जो विदेशी मुद्रा आती है वो आरबीआई के पास ही स्टोर कर दी जाती है। तो इस प्रकार आरबीआई विदेशी मुद्रा का रिजर्व अपने पास बहुत ढेर सारा रखता है और आवश्यकता अनुसार उन रिजर्व में से विदेशी भुगतान संपन्न कर देता है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आरबीआई विदेशी विनिमय का भुगतान भी करता है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी करता है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े कंट्री जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पौंड ब्रिटेन में चलता है, तो ब्रिटेन कहेगा मुझे पौंड ही दीजिए। जब ब्रिटेन कहेगा मुझे पौंड ही दीजिए, तो आप पौंड कहां से पाएंगे। जापान कहेगा मुझे अपनी मुद्रा में दीजिए,
चीन कहेगा मुझे अपनी मुद्रा में दीजिए, जो उनके यहाँ मुद्रा चलती है, तो वो भुगतान अपनी मुद्रा में लेते हैं और वो मुद्रा हमारे पास नहीं होती है, तो आरबीआई के पास कोष होते हैं और इसमें सभी कंट्री में जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं मुद्रा आकर के स्टोर रहती है, तो वहां से हम अपनी मुद्रा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता, विदेशी विनिमय की उपलब्धता कराना, विदेशी विनिमय की उपलब्धता कराना, साथ ही साथ व्यवस्था कर देना कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसके अलावा केंद्रीय सरकार के परामर्शदाता के रूप में रिजर्व बैंक सरकार को मौद्रिक, वित्तीय, फाइनेंस, वित्तीय नीति के अंतर्गत याद रखना टैक्स नीति, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कई नीतियों को शामिल कर दिया जाता है तो वित्तीय नीति बन जाती है। तो वित्तीय नीति में आपको टैक्स पॉलिसी, भारत में कितना टैक्स लगाया जाए, आपका एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कितना खर्च किया जाए, इन सारी पॉलिसी को मर्ज किया जाता है एवं अन्य आर्थिक मामलों में परामर्श देने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। अब क्या होता है, बैंकों का बैंकर। भारत में जितने बैंक चल रहे हैं, चाहे आप क्या कहते हैं नेशनलाइज बैंक की बात करिए, एसबीआई, पीएनबी, इनकी बात करिए, ठीक है, या सहकारी बैंक या अदर जितने भी बैंक आपने प्राइवेट सेक्टर के बैंक देखे होंगे, एचडीएफसी बैंक देखे होंगे, आईसीआईसीआई बैंक देखे होंगे, जितने भारत में बैंक चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपके पास एग्रीकल्चर से संबंधित हो, रिजर्व बैंक देश के व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों के बैंकर का काम करता है। इनका मेन बॉस जो हेड होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इनसे ही, इनके रेगुलेशंस के द्वारा ही ये बैंक अपना कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों को, अनुसूचित बैंक वो होते हैं, एक हमारे पास शेड्यूल होता है, उसमें अनुसूचित और क्या होते हैं गैर अनुसूचित बैंकों की एक लिस्ट होती है। बैंकों को पुनर्वित्त, रिफाइन की सुविधा उपलब्ध करता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को नकद कोष, कैश रिजर्व रेशियो जमा रखता है, यानी एक निश्चित पार्ट जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं। मान लीजिए मैं एसबीआई में जाता हूं और एसबीआई में जाकर के 1000 रुपए जमा करता हूं, एसबीआई में अपने खाते में 1000 रुपए जमा करता हूं, तो एसबीआई उसमें से कैश रिजर्व रेशियो के बराबर कुछ पैसा तो अपने पास रख लेता है और कुछ पैसा आरबीआई में रखता है, ताकि आरबीआई की पॉलिसी के अनुसार विश्वास हमारा बना रहे। उनके विनिमय पत्रों को बट्टे पर भुनाता है। ठीक है, उनके पास जो विनिमय पत्र होते हैं सरकारी प्रतिभूतियों की प्रत्याभूति पर उन्हें ऋण देता, और अगर एसबीआई को, पीएनबी को लोन चाहिए होगा तो ये लोन भी आरबीआई एसबीआई को प्रोवाइड करेगा। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। विदेशी विनिमय को स्थिर रखना के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा को खरीदता है। कभी कभी हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से मुद्रा सफिशिएंट नहीं होती है, तो आरबीआई क्या करता है, विदेशी मुद्राओं को विदेश से खरीदता है। कौन खरीद सकता है, आरबीआई, और बेचता भी है। अगर इसके पास ज्यादा हो गई तो ये बेच देता है जिस कंट्री को आवश्यकता होती है। देश के विदेशी मुद्रा की सुरक्षा भी करता है। आपके देश में कितनी फॉरेन करेंसी आई है उसको क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। विदेश विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेच देता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके पास कोई मुद्रा ज्यादा है और देश को आवश्यकता नहीं है, तो ये फॉरेन में, अब्रॉड में आप जाकर के इस मुद्रा को आप बेच सकते हैं, जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। तो जब इसके पास, मान लीजिए मेरे पास डॉलर ज्यादा हो गए, अब मुझे पौंड चाहिए, तो डॉलर को मैं बेच करके पौंड खरीद लूंगा, क्योंकि ब्रिटेन से मान लीजिए मेरा व्यापार बढ़ रहा है। तो वर्तमान में भारत विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 360 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। हमारे पास 360 बिलियन अमेरिकन डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार आरबीआई में संरक्षित है, जो ये बताता है कि एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट के लिए हम सदैव रेडी रहते हैं और भारत के साथ कोई भी देश क्या करता है, व्यापार करने के लिए तैयार होता है।
ये विदेशी मुद्रा भंडार वो देख करके कोई भी कंट्री कहता है कि चलो हमारा पेमेंट नहीं रुकेगा, लेकिन अगर भारत के पास ये विदेशी मुद्रा भंडार ना हो तो कोई भी कंट्री आपसे ट्रेड करने में संकोच करेगा कि पता नहीं आप हमारे देश की मुद्रा में हमको भुगतान कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। तो इस प्रकार अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बड़ा होता है तो पूरे विश्व के देश उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हम चलिए आपके साथ व्यापार करेंगे, क्योंकि आपके पास मुद्रा भंडार अच्छा है और हमारा पेमेंट आप हमारी करेंसी में समय से कर देंगे। इसके बाद है साख का नियमन एवं नियंत्रण। आरबीआई क्या करता है, देश में साख का नियमन, साख का मतलब होता है मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा के प्रवाह का नियमन, प्रवाह का नियमन, मुद्रा का प्रवाह बढ़ाना है कि मुद्रा के प्रवाह को कम करना है, इसके विषय में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के नाम से कहा जाता है कि साख का नियमन करता है, साख को चालू करता है या साख को बढ़ाना मतलब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना, साख को घटाना मुद्रा की पूर्ति को घटाना। तो साख का नियमन, नियमन का तात्पर्य होता कि मुद्रा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करना कि अर्थव्यवस्था में कैसी आवश्यकता, क्या इन्फ्लेशन की आवश्यकता है, क्या इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, क्या डिफ्लेशन की आवश्यकता, तो इस प्रकार अपनी नीतियों को लागू करता। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश की अर्थव्यवस्था में आवश्यकता अनुसार साख का नियमन करता है। देश को कैसी आवश्यकता, मुद्रा की पूर्ति की अधिक आवश्यकता है या कम आवश्यकता है, तो उसके अनुरूप ये कार्य करता है। रिजर्व बैंक केवल अनुसूचित बैंकों को ही ऋण देता है, इस नाते से गैर सूचित बैंक एवं देसी बैंकर तथा साहूकारों की साख पर इसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो याद रखना, एक अनुसूचित बैंक की एक लिस्ट है और इनको ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करता, अन्य को नहीं प्रोवाइड करता। परिणाम स्वरूप जब मुद्रा का प्रवाह या साख का नियमन होता तो अनुसूचित बैंकों को ही हम कर पाते हैं और गैर अनुसूचित बैंक यानी जो सूचित नहीं है या देसी बैंक या हमारे गांव में जो साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, ये आरबीआई के स्टॉक पॉलिसी के अनुसार काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन पर नियंत्रण नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नगद कोष अनुपात, चयनित साख नियंत्रण, नैतिक दबाव, इनकी हम चर्चा जब एक साख नियंत्रण का टॉपिक सब अलग से लेकर के पढ़ाएंगे तो इस पर बैंक रेट पर बहुत विस्तृत अब चर्चा करेंगे, वेरिएबल रिजर्व रेशियो पर बहुत अधिक चर्चा करेंगे। तो आप ये जान लीजिए अभी कि आरबीआई बैंक रेट के द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा, नगद कोष अनुपात के अनुसार, वीआरआर के अनुसार, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अनुसार, नैतिक दबाव के अनुसार आज विभिन्न उपायों द्वारा साख का नियमन करता है तथा स्थिरता के साथ साख विकास के लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्थात आरबीआई के ये टूल्स है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के और मुद्रा की पूर्ति के घटाने के, ये टूल्स है, औजार है। इनके माध्यम से बैंक रेट बढ़ा देता है तो ब्याज की दरें बढ़ जाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रिया को घटाता या बढ़ाता तो हो जाता है, वीआरआर को बढ़ाता या घटाता। तो ये केवल मुद्रा की पूर्ति को बढ़ोतरी या घटोतरी करने के ये उसके टूल्स है। इसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में साख का नियमन करता है। ये टॉपिक आपका एक अलग से टॉपिक होगा, एक दिन का लेक्चर होगा तो उस पे हम आपको सिखाएंगे आरबीआई साख का नियंत्रण कैसे करता है। तो इन पर विस्तृत आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब पर हम चर्चा विस्तृत करेंगे। तो आप अभी इसको ब्रीफली देख लीजिए, इन फ्यूचर में हम पढ़ाएंगे। अब है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण। जितने आपके देश में बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स अगर आरबीआई की पॉलिसी के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ बैंक क्या करते हैं, डबल देने का वादा करते हैं। तो अगर बैंक आपको लगता है कि आरबीआई को लगता है कि वो बैंक फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, तो तुरंत उसके लिए नियम जारी करता है, कंट्रोल उनको करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप गलत नीतियों को अपना नहीं सकते हो, या गलत कोई एडवर्टाइजमेंट करना, गलत ग्राहकों को करना, परेशान करना। तो आपने देखा होगा कि आप वहां पे प्रत्येक बैंक पे एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसमें आरबीआई के कुछ नंबर लगे होते हैं, जिसपे क्या होता है आप कंप्लेन कर सकते हो बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत, ताकि अगर आपके साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड हुआ हो तो वो बैंक अगर आपको सपोर्ट नहीं करता तो आरबीआई में भी आप कंप्लेन कर सकते हो।
भारतीय रिजर्व बैंक में एक नए विभाग का भी गठन किया गया है। 6 जुलाई 2005 को वित्तीय बाजारों पर निगरानी के लिए, फाइनेंशियल मार्केट में निगरानी के लिए रिजर्व बैंक में एक नए विभाग जिसका नाम है वित्तीय बाजार विभाग, ये विभाग एक नया खोला गया है। ठीक है, आपने देखा होगा शेयर मार्केट में पैसा बड़ा करप्शन होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं बहुत अधिक फ्रॉड करते हैं, तो उस पर निगरानी के लिए, म्यूचुअल फंड बाजार में निगरानी करने के लिए आरबीआई का एक वित्तीय बाजार विभाग ओपन किया गया और ये वित्तीय जो आपका बाजार विभाग है ये इस पर निगरानी रखता तथा इसके लिए रूल्स तथा रेगुलेशन जारी करते का एक गठन किया गया। ये नवगठित विभाग भविष्य में ऋण प्रबंधन, मौद्रिक संचालन की गतिविधियों को अलग अलग करेगा। यह विभाग मुद्रा बाजार के उपकरणों के विकास और निगरानी का कार्य करेगा और सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजार की निगरानी भी यही विभाग करेगा। अब आ जाइए, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आरबीआई क्या करता है, मतलब एक प्रकार से विकासी कार्य होते हैं। मतलब बैंक के अलावा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका होता है बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना। आपने देखा होगा एयरटेल मोबाइल बैंकिंग, आपने नाम सुना होगा, आपने मोबाइल बैंकिंग का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा खिड़कियां, जो आपने देखा होगा गांव और देहात में क्या छोटे छोटे दुकानों में भी बैंकिंग क्रियाएं संपन्न की जाती है। तो ये एक प्रकार का प्रमोशनल फंक्शन है ताकि आपकी बैंकिंग की आदत को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो बैंकिंग सुविधाओं को विस्तार के लिए आपने देखा होगा आपका क्या मतलब छोटे छोटे केंद्र खोले गए हैं जहां पर आप लैपटॉप के माध्यम से आप अपना अंगूठा लगाते पैसा जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रकार से बैंकिंग आदत को प्रमोट करने के लिए, जहां के कि बैंक की शाखा खोलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर छोटे छोटे दुकानदारों को भी इसका मेंबर्स बनाया गया है ताकि आपको बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार मिल सके और आप अपने बगल की दुकान में क्या होता है जा करके अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियों को भी कुछ जैसे दिया गया है ताकि वो लोग क्या करें, बैंकिंग सुविधाओं को आसानी से फैला सके। पेटीएम आपने नाम सुना होगा, तो ये एक प्रकार का फ्रॉड नहीं बल्कि एक रेगुलेशंस के अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं। और सरकार ने अपना एक भीम ऐप लॉन्च किया और भीम ऐप क्या होता है, गवर्नमेंट का ही ऐप था। अगर आपको लगता है कि पेटीएम में मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है, गूगल पे में मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है, तो भीम ऐप गवर्नमेंट का ऐप है और इसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये प्रमोशनल फंक्शन है जो आरबीआई के द्वारा ही अनुमति के बाद ही ये लोग काम करते हैं। दूसरी चीज होती है, रिजर्व बैंक एग्रीकल्चर क्रेडिट को महत्व देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इन्होंने अलग से सेक्शन बनाया है तथा उसकी मॉनिटरिंग और उसके लिए साख उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल करता है। ये सहकारी जितने बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, इन पर क्या होता है निगरानी रखते तथा इस पर निरीक्षण का कार्य करता रहता है आरबीआई। तीसरा इसका पॉइंट है औद्योगिक साख, क्योंकि अगर औद्योगिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन तो दे दिया गया, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को आप प्रमोट नहीं करोगे तो देश का विकास नहीं होगा। उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र भी होता है, अगर औद्योगिक क्षेत्र का आप विकास नहीं करोगे तो अर्थव्यवस्था के लिए आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इस प्रकार जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट भी क्या होता है आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट के अंतर्गत आपको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लघु उद्योगों के लिए भी ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है और ये क्या था लघु उद्योगों के लिए मतलब जहां पर इनको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो उसको भी ऑपरेट करता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए भी कार्य करता है। कीमत स्थिरता बनाए रखने का मतलब होता है आरबीआई मुद्रा की सप्लाई बढ़ा करके या मुद्रा की सप्लाई को घटा करके अर्थव्यवस्था में प्राइस पॉलिसी को स्टेबलिश करता है। अब हम कुछ ब्रीफ कर लेते हैं। हमने आपको आरबीआई के विषय में पढ़ाया, उसका जो मेन पॉइंट है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई और आरबीआई अधिनियम 1934 में बना। ये एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बैंक भारत सरकार देश में काम कर रहे सभी वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक को वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। ये क्रेडिट नियंत्रण और देश की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
यानी आर में क्रेडिट नियंत्रण यानी साख नियंत्रण, साख नियमन तथा मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। आरबीआई के पास मुद्रा नोट मुद्रित करने यानी जो आपके पास मुद्रा है उसको छापने का, नोट छापने का विशेष अधिकार है, जबकि सिक्का जारी करने का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है यानी भारत सरकार के पास है। इसमें सभी वाणिज्यिक बैंक जमा राशि होती है, जितने आपके पास कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये आरबीआई में अपने पैसा को जमा करते हैं निश्चित भाग में, तथा उनका संरक्षक भी कौन होता है, उनको जो गार्जियन का काम करता है वो आरबीआई करता है। ये आपातकाल की स्थिति में अंतिम उपाय या ऋणदाता, जब बैंकों की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तो बैंक में लास्टली बैंक ऋणदाता यानी आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे पैसा लेकर के अपने बैंक की एक्टिविटी को संपन्न करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आरबीआई सरकार के जमा खातों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। आरबीआई गवर्नमेंट का जितना पैसा होता है वो फंड जमा करता है और गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। ये विश्व बैंक और आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर वर्ल्ड बैंक की कोई मीटिंग होती है तो ये जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कोई मीटिंग होती है तो भारत सरकार की तरफ से आपका कौन जाता है, आरबीआई जाता है। आरबीआई देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी रखता है और विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन भी करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा